हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा TSE फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन एपिस्टेमोलॉजी एंड बायोएथिक्स। दिस इज ethics forum September 11 ethnographic responsibility. Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism एंड इट्स अदर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एंड आई फाइंड कि ये बहुत ही माइंड ओपनिंग आर्टिकल है अगर हम ये सब पढ़ेंगे तो। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्स द करंट, दिस इज बाय लीला अबू. Okay, this article explores the ethics of the current war on terrorism, asking whether anthropology, the disciple devoted to understanding and dealing with cultural difference, can provide us with critical purchase on the justifications made for American intervention in Afghanistan in terms of liberating or saving Afghan women. देखिए, तालिबान जो कि आज तो करंट रिजीम है ये अफगानिस्तान में, गवर्नमेंट ही तालिबान की है, लेकिन कुछ सालों पहले तक तालिबान वाज लाइक अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप की तरह उसको लेबल करा था, विच वाज ऑलमोस्ट पैरेलल्ड एज अ टेररिस्ट ग्रुप. ओके, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, या उस समय जो न्यूज़ में, मीडिया में जिस तरह से उसको दिखाया जाता था. सो अमेरिका वाज ऑन द फोरफ्रंट एंड यूएस अपने सोल्जर्स भेजते थे अफगानिस्तान में फाइट करने के लिए अगेंस्ट द तालिबानी regime. ओके, सो जब भी अमेरिकन सोल्जर्स वुड गो इन अफगानिस्तान, दे वुड फाइट द तालिबानीज, वो हमेशा दे वुड डिक्लेयर देमसेल्व्स एज हीरोज कि अमेरिकन जो है वो जाके अफगानिस्तान में विमेन को बचा रहे हैं, विमेन के साथ जितनी अट्रॉसिटीज, जितनी ऑपरेशंस उनके साथ हो रहे हैं, वो औरतों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम के लिए उनको लिबरेट कर रहे हैं. उनको कैसे बुरखा में दबोच के रखा गया था अफगानिस्तान में. दैट इज व्हाट दे वुड टॉक अबाउट. ओके, तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर प्राइमरी बेस्ड है. ये जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, जनरल आइडिया था टू द lay person. I look first at the dangers of refining culture apparent in the tendencies to plaster neat culture icons like the Muslim women over messy historical and political dynamics. तो सबसे पहला काम क्या है कि कैसे मुस्लिम वुमेन को बहुत ही एक केओस और एक मेसी से सिचुएशन में पोर्ट्रे किया जाता था, और फिर कैसे सोल्जर्स जाके जब उनको फाइट करे तो वो एक क्लीन लुक उसको दिया जाता था. देन कॉलिंग अटेंशन टू द रेजोनेंसेस ऑफ कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्सेस ऑन इक्वालिटी, फ्रीडम एंड राइट्स विद अर्लियर colonial and missionary rhetoric on Muslim women, I argue that we need to develop instead a serious appreciation of differences among women in the world as products of different histories, expressions of different circumstances and manifestations of differently structured desires. सो वॉट दिस आर्टिकल मेनली, जो इसका मैं आपको जिस्ट बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जाके what is the popular belief, and इस चीज को लीला अबू is trying to oppose कि just wearing jeans does not mean freedom. विमेन जो है अलग सोसाइटीज़ में, अलग कल्चर्स में, हर कंट्री, नेशन, सोसाइटीज़ का अपना एक कल्चर होता है. तो डेफिनेटली ऑब्वियसली जो विमेन है उनकी क्लोथिंग, उनकी थिंकिंग, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनके डेली चोर्स, एवरीथिंग वुड बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. तो यहाँ पर व्हाट लीला इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट फॉर अस इज कि कैसे हमें कल्चरल रिलेटिविज्म को मेंटेन करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि हम हर ही चीज को सही मान के एक्सेप्ट करने लग जाएं. सो एक बहुत ही माइनर एंड माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, एक थिन लाइन होती है कि हम ये चीज समझे कि जिसे हम लिबरेशन बोल रहे हैं उस वुमेन के लिए, दैट इज नॉट एक्चुअली लिबरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वुमेन. कि सिर्फ अगर बरखा पहन रही है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बुरका पहन रही है तो जरूरी नहीं है कि बुरका पहनने से दैट women does not have freedom. Further, I argue that rather than seeking to save others with the superiority implies to historical transformation and considering our own larger we might better think in terms of one. तो हमें कोई जाके, there doesn't need to be a hero कि जाके उन्हें बचा रहे हैं and फिर अचानक से everything has changed for the women. No, उन्हें सेव करने की वो सुपीरियोरिटी, क्योंकि सेव कौन किसे करेगा? जिसके पास स्ट्रेंथ है, जो सुपीरियर है, वो अपने इंफीरियर को, वीक को सेव करेगा. तो इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मुस्लिम वुमेन को बहुत ही वीक एंड बहुत ही लाइक
केज्ड विमेन की तरह पोर्ट्रे किया गया इस पूरे सीन में. Working with them in situations that we recognize is always subject to historical transformation. तो instead of saving them, हमें क्या करना है, उनके साथ काम करना है, and considering our own larger responsibilities to address the forms of global injustice that are powerful shapers of the world in which they find themselves. तो we have to be very careful कि हम लोग किस तरह से ग्लोबल इनजस्टिस को एड्रेस कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं. हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या इनजस्टिस है और क्या इनजस्टिस नहीं है. आई डेवलप मेनी ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द लिमिट्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म थ्रू अ कंसिडरेशन ऑफ द बुर्का एंड द मेनी मीनिंग्स ऑफ वेलिंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड. सो बुर्का एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि विमेन कंप्लीटली, उनका अटायर ऐसा रहता है कि सिर्फ उनकी आईज विजिबल रहती है, एवरीथिंग एल्स इज कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो. सो लेट्स जस्ट क्विकली रीड दिस वन पैराग्राफ. What are the ethics of the current war on terrorism, a war that justifies itself by perpetrating to liberate or save Afghan women? Does anthropology have anything to offer in our search for a viable position to take regarding this rationale for war? I was led to pose the question of my title in part because of the way I personally experienced the response to the US war in Afghanistan. Like many colleagues whose work has focused on women and gender in the Middle East, I was deluged with invitations to speak not just on news programs but also to various departments at colleges and universities, especially women studies program. बहुत सारा काम हुआ है क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर इन एवरीवेयर, हम चाहे इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन की बात करें, विमेन एक बहुत सेंटर टॉपिक हो जाता है. हम लोग कहीं पर भी वॉर, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, स्पेशली मुस्लिम नेशंस में, इस्लाम नेशंस में बात करें, सो विमेन बिकम अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. एंड ऐसा नहीं है, इट डज हैपन. इंडिया में हुआ है कई बार सती प्रैक्टिसेस, विडो रीमैरिज, women education, abolishing of the dowry system, child marriage for women, और बहुत सारी wrongful practices भी थी जो बंद हुई है. but that is where it needs to stop, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रैक्टिस बंद करना सही है मतलब सारी ही प्रैक्टिस गलत हो गई. सो वी हैव टू वेरी केयरफुली, वेरी डेलिबरेटली डिस्टिंग्विश कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द कल्चरल थिंग एंड बीइंग नॉट फ्री. There has to be a difference. My discomfort led me to reflect on why, as feminists or from the West, or simply as people who have concerns about women's life, we need to be wary of this response to the events and aftermath of September 11, 2001. I want to point out the minefields, a metaphor that is sadly too apt for a country like Afghanistan with the world's highest number of mines per capita, of this obsession with the plight of Muslim women. I hope to show some way through them using insights from anthropology. तो anthropology की help लेना. अब anthropology क्या है? Anthro basically means study of humans. कैसे humans का transformation हुआ, उनका culture, the society that they live in. तो it is basically a study of humans, लेकिन humans in different cultures and different societies. How do we study those? क्योंकि humans हैं तो difference तो होगा. Now, cultural explanations and the mobilization of women. The presenter from the News Hour show first contacted me in October to see if I was willing to give some background for a segment on women in Islam. I mischievously asked whether she had done segments on women of Guatemala, Ireland, Palestine, or Bosnia when the show covered wars in those regions, but I finally agreed to look at the question she was going to pose to the panelists. What the first question that she asked was कि तब कहाँ थे जब पैलेस्टाइन में झगड़े हो रहे थे, जब बॉस्निया में झगड़े हो रहे थे, वॉर ब्रेकआउट हो रहे थे, वेयर वर दीज पीपल देन? तो सिर्फ एक अफगान विमेन की प्लाइट को हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज सीन एज एन ऑपरेशन फॉर द वेल, बाय द वेल, द बुरका, कि किस तरीके से विमेन को ऑप्रेस करके रखा गया था. देन शी अग्रीड. The questions were hopelessly general. Do Muslim women believe X? Are Muslim women Y? Does Islam allow Z for women? सारी चीज़ें एक तो बहुत women centered थी, और women centered में भी it was a very basic and it was बहुत general questions. I asked her, if you were to substitute Christian or Jewish wherever you have Muslim, would these questions make sense?
वेरी ट्रू, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे एक रिलीजियस बायस हो रहा है विमेन की कंडीशन में. जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम, दे आर बीइंग आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस, दे आर बीइंग व्यूड इन अ सर्टेन लाइट. उनको बहुत ही अलग तरह से देखा गया. और मुस्लिम की जगह अगर कोई क्रिश्चियन विमेन होते तो प्रॉब्ली ये क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछे जाते. बट शी डिड ट्वाइस, वंस विथ एन आई, ये पूछने के बाद she thought she would not get a call back, but she did get, and with an idea for a segment on the meaning of Ramadan and other time on Muslim women in politics. One was in response to the bombing, and the other was to the speeches by Laura Bush and Cherie Blair, wife of British Prime Minister. Okay. So there were some, the questions that were being asked, regarding these Muslim women, the kind of questions ऐसे थे which would only be asked. What Leela is trying to tell us is कि हम लोग women को as women नहीं देख रहे हैं, हम लोग उनको paint करके देख रहे हैं. We are seeing only Muslim women and not just women. Most revealingly, the speech enlisted women. Such cultural framing, it seemed to me, prevented the serious exploration of the roots and nature of human suffering in this part of the world. कि इतने तरह से Muslim women को associate करा जा रहा था कि they were not able to part the Muslim from the women. तो फोकस जो होना चाहिए था वो वुमेन की कंडीशंस पे, उसके फ्रीडम पर होना चाहिए, लेकिन वो फोकस उस पर नहीं था, फोकस मुस्लिम वुमेन के ऊपर था. तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? कल्चरल फ्रेमिंग की प्रॉब्लम हो रही थी. एंड इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस दे वर गिविंग रिलीजियो कल्चरल एक्सप्लेनेशंस. तो पॉलिटिक्स, हिस्टोरिकल, मतलब बहुत ही बायस हमें दिख रहा है कि रिलीजन बेस्ड एक्सप्लेनेशंस वो दे रहे थे. Instead of questions that might lead to the exploration of global interconnections, we were offered ones that worked so artificially divide the world into separate spheres, recreating an imaginative geography of the West versus East, us versus Muslims, cultures in which first ladies give speeches versus others where women shuffle around silently in burqas. तो हो क्या रहा था? अफगानिस्तान में विमेन को, जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, विमेन को इस लाइट में दिखाया जा रहा था, लाइक दे वर जस्ट साइलेंट डॉल्स काइंड ऑफ थिंग, जिनको बस बुर्का पहना दिया, पूरी तरह से ढक दिया, उनके पास अपनी कोई लिबर्टी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है. इट मे बी पॉसिबल दैट दिस इज ऑल ट्रू, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रीटमेंट या मीडिया से अटेंशन उनको मिल रहा था, दैट वॉज वेरी रॉन्ग और बहुत बायस था. तो कंपेरिजन्स कैसे कर रहे थे वो कि एक तरफ तो अमेरिका में लॉरा बुश एंड Cherie Blair, like women are giving speeches, उनके पास power है, वो position पे है, the American idea of freedom or the English idea, the Western idea कि कैसे women free है, women liberated है, women empowered है, and दूसरी तरफ थे empowerment के opposite थे women, Muslim women, और कैसे Muslim women की condition थी, which was a very wrong cultural framing according to the author. Most revealingly, the speech enlisted women to justify American bombing and intervention in Afghanistan and to make a case for the war on terrorism of which it was allegedly a part. तो ये क्यों हो रहा था? So that even the Muslim women showcase something like कि हाँ, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, that was very good, हमें बहुत freedom मिली, हमें बहुत हमारे साथ torture किया जा रहा था. So in a way, women को क्या करना था? They had to be pro-American, and they had to be they had to be thankful to Americans for saving them, which is not actually true. क्या सच में मुस्लिम women को saving की जरूरत थी या saviors की जरूरत थी? As Laura Bush said, because of her recent military gains in much of Afghanistan, women are no longer imprisoned in their homes. They can listen to music and teach their daughters without fear of punishment. The fight against terrorism is also a fight for the rights and dignity of women. So what was happening कि what were the Americans doing was कि अपने act को justify करने के लिए they were taking the help of women empowerment and showing कि how they are empowering women, how they are feminist in approach, जिस वजह से उनके बाकी actions जो थे in Afghanistan, those were being justified. These words have haunting resonances for anyone who has studied colonial history. Many who have worked on British colonialism in South Asia have noted the use of the woman question in colonial policies, where intervention into sati, child marriage and other practices was used to justify rule.
जैसे कि जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो हाउ वुड दे जस्टिफाई देयर ओन रूल? हमने तो सती प्रैक्टिस खत्म की, हमने विडो रीमैरिज खत्म की, हमने विडो रीमैरिज स्टार्ट करी, हमने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया. एंड दैट इज वाई वी आर जस्टिफाइड टू रूल, वी आर द राइट रूलर्स फॉर दिस कंट्री. तो अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए दे वर यूजिंग विमेन, कंडीशन ऑफ विमेन. एज गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक हैज सिनिकली पुट इट, white men saving brown women from brown men. The historical record is full of similar cases, including in the Middle East, in turn of the century Egypt, when what Leila Ahmed has called colonial feminism was hard at work. तो ये बहुत ही common phenomena था everywhere, जहाँ पर भी war, crisis, कुछ भी तरह का tension arise होता था, and they would take the help of women as कि वो तो women को liberate कर रहे हैं, उनकी freedom को liberate कर रहे हैं, and उसकी light में they would do all kinds of things. But gave no support to women's education. This was a selective concern about the plight of Egyptian women that focused on the veil as a sign of oppression. उनको problem क्या थी? Veil हटाओ, बुर्का हटाओ, बुर्का हटाओ. But gave no support to women's education was professed loudly by the same Englishman, Lord Cromer, who opposed women's suffrage back home. Sociologist Mania Lasry has offered some vivid examples of how French colonialism enlisted women to its cause in Allegria. So, back at home हो सकता है कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, people might just be fighting for that respect, for that justification, जो हो सकता है सही भी नहीं है. कितना सही कितना गलत है, we don't know. तो यहाँ पर भी देखो हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं. सोशियोलॉजिस्ट मारिया लाजरिक ने क्या बोला है कि कैसे जो फ्रेंच कॉलोनाइजर्स भी थे उन्होंने एलिग्रिया के ऊपर कब्जा करा, लेकिन वो उसका जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि जो अरब गर्ल्स है, अरब विमेन है, उनको फ्री करने में फ्रेंच लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने कॉलोनाइज करा. तो ये चाहे वो कॉलोनाइजर्स हो, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हो इंडिया के ऊपर, चाहे वो फ्रेंच कॉलोनाइजर जैसे यहाँ पर एलिग्रिया का एग्जाम्पल देखा, चाहे वॉर्स हो कि जो पूरा इस आर्टिकल का मेन थीम है कि कैसे जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर वॉर किया था बहुत बड़ा, तो उसका बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन पॉइंट क्या होता है? विमेन. कि कैसे जो भी कॉलोनाइजर्स या वॉर करने वाले जो होते हैं, जो बेसिकली जो अटैक करते हैं दूसरे नेशन के ऊपर, उनका एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन पॉइंट होता है कि उनकी वजह से जो विमेन थी, जिनको दबा के रखा गया था, जिनको उनकी फ्रीडम नहीं मिली थी, वो मिलने में उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ है. तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ना फ्रांस में, मतलब कैसे ना दो ऐसे स्किट्स होते थे, रोल प्लेस जैसे होते थे, और उन रोल प्लेस में क्या दिखाया जाता था कि जैसे एक स्किट में क्या दिखाया जाता था कि दो एलिग्रियन अरब गर्ल्स हैं, मुस्लिम गर्ल्स है, और वो ऑफकोर्स मुस्लिम अरब गर्ल्स है बेसिकली, तो वेल वगैरह, बुर्का वगैरह सब पहन के रखते थे. तो कैसे रोल प्ले में दिखाया गया कि वो दो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो वो ऐसे गा रही है प्रोटेक्टिव फ्रांस, हॉस्पिटेबल फ्रांस, हम फ्रांस आके हम बेसिकली वो रोल प्ले किस बारे में कि वो अरब गर्ल्स जो है वो फ्रांस जाती है, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनाइजर्स थे एलिग्रिया के. तो वो कैसे दिखाया गया कि फ्रांस आके उन्हें फ्रीडम मिली, वो हॉस्पिटेबल है, प्रोटेक्टिव है. तो इस तरह से इट मे बी ट्रू कि ये नेशंस ने एक्चुअली में विमेन के राइट्स के लिए, विमेन के मूवमेंट ऑफ फ्रीडम के लिए काम किया है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे ना, व्हाट वर्ड हैव दे यूज सॉट टू ट्रांसफॉर्म अरब विमेन एंड गर्ल्स. लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि हमें कल्चरल रिलेटिविज्म को भी मेंटेन रखना है और साथ ही साथ राइट एंड रॉन्ग को भी मेंटेन रखना है. कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम पे ये सब नहीं कि जो जिस कंट्री में हो रहा है होने दो, बिकॉज दैट इज व्हाट कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स. लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि हम कंप्लीटली जाके, बिकॉज दे आर मुस्लिम गर्ल्स, विमेन, दे हैव देयर ट्रेडिशंस, वो उनके ट्रेडिशंस है. जरूरी नहीं है कि बुर्का, जिसे अमेरिकन जबरदस्ती जाके उनको बुर्का हटवा रहे हैं, क्या एक्चुअली में विमेन चाहती है वो बुर्का हटाना? फर्स्ट इट शुड बी रिकॉल दैट द तालिबान डिड नॉट इन्वेंट द बुर्का. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, बेसिकली तालिबान रजीम के अगेंस्ट हमला किया, और क्लेम किया कि तालिबान अपने विमेन को सप्रेस करके रख रही है, उन्हें बुर्का पहन रही है. तो देखिए वट एवर द कंडीशन इज, what लीला अबू इज ट्राइंग टू टेल अस इज कि हमें इसे बहुत ही ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड वे से देखना है कि तालिबान ने बुर्का इन्वेंट नहीं किया. तालिबान होने से पहले भी वहाँ की विमेन जो है, वो लोकल्स जो है वो बुर्का पहनते थे. वो लोकल फॉर्म ऑफ कवरिंग था जो कि पश्तून विमेन जो है एक जगह में पहनती थी, और वो कब पहनती थी? जब भी वो बाहर जाती थी. तो अफगानिस्तान में पश्तून एक एथनिक ग्रुप है, पश्तून जैसी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स है, और बुर्का जो है
वो एक तरीका है। बुर्का के अलावा बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिससे विमेन अपने आप को कवर करती थी। सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ वेस्ट एशिया में भी, जैसे हमने इंडिया में देखा घूंघट सिस्टम जो होता था, वेल जो होती थी, सो बहुत सारे मतलब वेज एंड तरीके होते थे जिससे कि विमेन अपने आप को कवर करके रखती थी। द बुर्का, लाइक सम अदर फॉर्म्स ऑफ कवर, हैज इन मेनी सेटिंग्स मार्क द सिंबॉलिक सेपरेशन ऑफ मेंस एंड विमेन्स स्फीयर। कि जब भी विमेन किसी मेन के स्फीयर में जाती थी, ऐसी जगह जाती थी जहाँ बहुत सारे मेन हैं, बाहर निकल के, तब वो बुर्का पहनती थी। जब वो कंप्लीटली विमेन वाले एटमोसफियर में तब नहीं पहनती थी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये एक तरीके से उनका सप्रेशन किया जा रहा है। ये एक जनरल एसोसिएशन था कि जब विमेन अपने घर पर है, अपने फैमिली वालों के साथ है, जो जो उन्हें लगता था मे बी स्पेस, सेफ स्पेस बोलो या पर्सनल स्पेस बोलो, और जब भी वो पब्लिक स्पेस में जाती थी, स्ट्रेंजर्स के साथ मिंगल होती थी, तब वो बेसिकली कवर का फॉर्म यूज करती थी। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि बुर्का है या कवर है, सो इट्स फॉर्म ऑफ सप्रेशन फॉर द विमेन ओनली। जो ये कॉलोनाइजर्स या अटैकर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने बुर्का हटवा दिया, मतलब बहुत ही फ्रीडम दिलवा दी। सो दिस इज बिकॉज सो अब हम देखें यहाँ पे, तो न्यूयॉर्कर्स नो दैट द ब्यूटिफुली coiffed Hasidic women who look so fashionable next to their adored husbands in black coats and hats are wearing wigs. This is because religious belief in community standards of propriety require the covering of the hair. तो जैसे हमारे पास एथनिक ग्रुप्स है न्यूयॉर्क में भी जो कि जानबूझ के विग पहनती थी। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन में, कम्युनिटी में रूल था कि उन्हें अपने बालों को ढक के रखना है, देयर हेयर शुड नॉट बी विजिबल। सो दे ऑल्सो ऑल्टर बुटीक फैशंस टू इंक्लूड हाई नेक्स एंड लॉन्ग स्लीव्स। तो अब जस्ट बिकॉज वो हाई नेक पहन रही है, लंबी लंबी स्लीव्स पहन रही है, डजंट मीन कि दे आर कवरिंग देयर बॉडी। वो एक पार्ट ऑफ फैशन है, वो एक पार्ट ऑफ उनका क्लोथिंग स्टाइल है जो कि वो यूज कर रहे हैं। इफ वी थिंक दैट यूएस वुमेन लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ चॉइस रिगार्डिंग क्लोथिंग, all we need to do is remind ourselves of the expression the tyranny of fashion. So ऐसा नहीं है। यूएस ने क्लेम क्या करा जब उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने क्लेम क्या करा, हमने अफगानी विमेन को फ्री कर दिया, बुर्का पहनने से हटाया, वट एवर। डज इट रियली मीन कि जो विमेन यूएस में रह रही है उनके पास फ्रीडम है क्लोथिंग की, फैशन की? नो, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग अ पैटर्न क्योंकि वो फैशन में है। सो और ऑफ कोर्स विमेन का फैशन भी बहुत बायस्ड होता है, उनके सर्टेन फीचर्स होते हैं जो कि या तो उनकी क्लीवेज शो कर रही है टू, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मेन। अगर कोई लेट्स से अगर कोई मैरिड है तो उसकी क्लोथिंग अलग स्टाइल की होगी। ऑल ऑफ दी स्टैंडर्ड्स इवन इन यूएस बहुत ही ढका हुआ है ये स्टैंडर्ड, ये पूरा क्लासिफिकेशन, लेकिन एक बहुत ही सटल वे में वो विमेन को बेसिकली कंट्रोल करके रख रहे हैं, दैट दे आर कंट्रोलिंग how a woman has to dress accordingly, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्लोथिंग यूएस में भी नहीं है, जो भले ही वो क्लेम करे दैट दे गिव देयर विमेन। तो वाई गिव? यू नॉट समबडी, आपके पास अथॉरिटी क्या है कि आप विमेन को फ्रीडम दे रहे हो? Women are free. Finally, I need to make a crucial point about veiling. Not only are there many forms of covering which themselves have different meanings in the communities in which they are used, but also veiling itself must not be confused with or made to stand for lack of agency. तो veiling का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अपना किसी भी तरह से फेस या बॉडी कवर कर रहा है इसका मतलब उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनके पास खुद की एजेंसी नहीं है, या वो उन्हें सप्रेस करके रखा जा रहा है, उनको तो जबरदस्ती पहनाया जा रहा है। Doesn't really mean that. As I have argued in my ethnography of a Bedouin community in Egypt in 1970s and 1980s, pulling the black headcloth over the face in front of older, respected men is considered a voluntary act by women who are deeply committed to being moral and have a sense of honor tied to family. तो जरूरी नहीं है कि हर बार अगर women अपने आप को कवर करिए तो मतलब उन्हें सप्रेस, जबरदस्ती कवर करवाया जा रहा है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा कि बेडुइन कम्युनिटी थी इजिप्ट में, जो कि विमेन जब भी उनके बड़े मैन एल्डरली आते थे तो वो अपना वेल आगे, मतलब नॉट वेल एग्जैक्टली बट या एक कवर कर लेती थी। सो एक ब्लैक क्लॉथ से कवर कर लेती थी अपने फेस को। दैट डज नॉट मीन कि वो अपने आप को ढक रही है, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। ये उनकी कल्चरल ट्रेडिशनल थिंग है जिससे कि वो अपने फेस को कवर करके या ब्लैक क्लॉथ से कवर करके वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने एल्डर्स को, दे आर शोइंग रिस्पेक्ट। सो दे डिसाइड फॉर होम दे फील इट इज अप्रोप्रिएट टू वेल। ऐसा नहीं कि उन्हें जबरदस्ती बोला कि नहीं कोई भी 50 years प्लस कोई भी आया तो आपको वेल करना है। नो,
इट इज़ फॉर देम, जिसे वो रिस्पेक्ट करती है, जिसे वो चाहती है, उसके सामने वो अपने आप को वेल करती है टू शो दैट वी रिस्पेक्ट यू। यू नो, जैसे इंडियन ट्रेडिशन में कैसे हम बड़ों के पैर छूते हैं, सो दैट इज समथिंग टू शो, दैट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट एल्डरली। उसी तरह से विमेन कम्युनिटी में, चाहे वो वेलिंग को लेकर हो, चाहे वो कवरिंग देयर बॉडी हो, बॉडी पार्ट हो, 2 points emerge from this fairly basic discussion of the meanings of veiling in the contemporary Muslim world. तो मुस्लिम वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम मुस्लिम्स को देखें, अभी भी जो विमेन बुर्का पहन रही है, देर आर 2 different points for it. First, we need to work against the reductive interpretation of veiling as the quintessential sign of women's unfreedom. जरूरी नहीं है कि अगर वो अपने आप को वेल करे, अपने आप को ढक रही है, मतलब विमेन जो है वो फ्री नहीं है, वो अनफ्री है. Even if we object to state imposition of this form as in Iran or with Taliban, it must be recalled that the modernizing states of Turkey and Iran had earlier in the century banned veiling and required men, except religious clerics, to adopt Western dress. तो जरूरी नहीं है कि विमेन ने अपने आप को ढक लिया है, वेल कर रही है, बुर्का पहनी है, मतलब वो अनफ्री है, उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जरूरी नहीं है. What does freedom mean if we accept the fundamental premise that humans are social beings, always raised in certain social and historical contexts and belonging to particular communities that shape their desires and understandings of the world? It is not a gross violation of women's own understandings of what they are doing to simply denounce the burqa as a medieval imposition. तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, और यही सटल फॉर्म्स है जिससे हमें कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रैक्टिस करना है, कि वो एक ऐसी चीज़ है जो उनके कल्चर का पार्ट है, उनके ट्रेडिशन का पार्ट है, और उस चीज़ को फॉलो करके वो सिंपली अपने आप से अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि हम जाकर ज़बरदस्ती उनको बोले कि नो, यू विल हैव टू रिमूव योर बुर्का, आपको वो वेल करना बंद करना पड़ेगा, आपको ढकना बंद करना पड़ेगा. That is not really necessary. Ultimately, the significant political ethical problem the burqa raises is how to deal with the cultural others. You know, cultural others का मतलब कि those people जिसका culture आपके culture से अलग है. How are we to deal with difference without accepting the passivity implied by the cultural relativism for which anthropologists are justly famous? A relativism that says it's their culture and it's not my business to judge or interfere, only to try to understand. Cultural relativism is certainly an improvement in ethnocentrism and the racism, cultural imperialism and imperiousness that underlie it. The problem is that it is too late not to interfere. The forms of life we find around the world are already products of long histories of interaction. तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब 2 चीज़ें हमें ध्यान रखना है, कि एक तो ये नहीं है कि जो भी आसपास हो रहा है ना उसको सब एक्सेप्ट कर लिया, वो तो उनका कल्चर है, उनके कल्चर में चलता है, तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है. नॉट रियली. लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये भी कि हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज समथिंग इज पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी, पार्ट ऑफ देयर कल्चर, पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन. और अब हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि एक यूनिफिकेशन हो जाए, एक तरह से पूरा डिसिप्लिन हो जाए, एक ही मोनेटाइजेशन हो जाए किसी चीज़ का, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो चुका है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व है, सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस इन्वॉल्व है, एवरीथिंग एल्स इज इन्वॉल्व. Suspicion about bedfellows is only a first step. It will not give us a way to think more positively about what to do or where to stand. For that, we need to confront 2 more big issues. First is the acceptance of the possibility of difference. The acceptance of the possibility of difference. हमें समझना पड़ेगा कि people are different, their culture are different. Can we only free Afghan women to be like us? Or might we have to recognize that even after liberation from the Taliban, they might want different things that we even want for them? तो क्या अफगानी women को बुर्का हटवा के अपने जैसा बनाना ही उनके लिए फ्रीडम होगा? नहीं. हमें समझना पड़ेगा कि what is it that they want. हो सकता है कि हम उनके लिए जो चाहते हैं और वो अपने लिए जो चाहते हैं, वो दोनों बहुत अलग चीज़ है. हमें तो लग रहा है कि हम विमेन को बोलेंगे आप अपना बुर्का हटा लो तो वो फ्री हो जाएंगे. क्या अफगानी विमेन खुद चाहती है अपना बुर्का हटाना? और वो बुर्का को किस हिसाब से देख रहे हैं, किस उससे व्यू कर रहे हैं? What do we do about that? Second, we need to be vigilant about the rhetoric of saving people because of what it implies about our attitude. जब हम बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को सेव करने की ज़रूरत है, उससे क्या हो रहा है? सेव करने की बात करने से हम लोग एक सुपीरियर इन्फीरियर डिवाइड कर रहे हैं लोगों के बीच में, कि
तो सेव करने का मतलब है कि आप सुपीरियर हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो, तभी आप अपने इन्फीरियर को सेव कर रहे हो. अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सेप्टिंग डिफरेंस, आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट वी शुड रिजाइन आवरसेल्व्स टू बीइंग कल्चरल रेलिविस्ट. तो वही हमने जो अभी बात करी कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग मतलब डिफरेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, मतलब जो हो रहा है हम उसको ब्लाइंड फोल्डेडली एक्सेप्ट कर ले कि वो तो उनका कल्चर है, उनके कल्चर में डिफरेंस होता है. नो, हमें ये समझना पड़ेगा. हम ऑलरेडी कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर सेमेस्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, which you can go and check out the video on the channel. I have already discussed the dangers of cultural explanations. Their cultures are just as much part of history and an interconnected world as ours are. हमारा कल्चर हमारा है, उनका कल्चर उनका, लेकिन हमें एक लिमिट तक उसको एक्सेप्ट करना है. ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को बस कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम पे बोल के डिसमिस कर दें कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो रहा है वो तो उनका कल्चर है तो हम कुछ नहीं बोल सकते. दैट डज नॉट वर्क. वॉट आई एम एडवोकेटिंग इज द हार्ड वर्क इन्वॉल्व इन रिकग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेज precisely as products of different histories, expressions of different circumstances, and as manifestations of differently structured desires. हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमें डिफरेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दे आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, एज ह्यूमन्स वी आर ऑल वन, लेकिन उनके डिज़ायर्स अलग है क्योंकि उनकी सर्कमस्टेंसेस अलग है, उनके बहुत सारी कंडीशंस अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है जिसकी वजह से उनके डिफरेंसेस हैं. अब कल्चरल रिलेटिविज्म वुड इंक्लूड कि जैसे एग्जाम्पल है कि लाइक कोस्टल रीजन्स में रहने वाले लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर ईटिंग अ लॉट ऑफ सी फूड. तो इट डज नॉट मीन कि हम ज़बरदस्ती उनको जाकर थोपेंगे कि वाई आर यू नॉन वेजिटेरियन. नो, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनका डिफरेंस, उनके डिज़ायर्स, उनके सर्कमस्टांसेस उस सिचुएशन में. दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दैन टू ईट दैट सी फूड. We may want justice for women, but can we accept that there might be different ideas about justice and that different women might want or choose different futures from what we envision as best? हमें जो बेस्ट लग रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी women को एक ही तरह का बेस्ट लग रहा है. हमें वुमेन के लिए जस्टिस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फेयरनेस चाहिए, राइट्स चाहिए, लेकिन क्या हर वुमेन अपने आप को उसी तरह से जस्टिस में, फ्रीडम में इमेजिन करती है जैसे हम करते हैं? हमारे लिए जो जस्टिस है, क्या सारे वुमेन के लिए वही जस्टिस है? that is not necessary. We must consider that they might be called to personhood, so to speak, in a different language. कि उनका अपना personhood है, अपना self है, individual self है, and they have their own desires, they have their own idea of justice, और हमें उसे respect करना पड़ेगा. My point is to remind us to be aware of differences, respectful of others' paths towards social change that might give women better lives. Can there be a liberation that is Islamic? इस्लामिक लिबरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम अपने आप में कोई एक, इस्लाम इज़ अ रिलीजन, इज़ अ वे ऑफ लाइफ. इस्लाम मतलब ये नहीं है कि विमेन के ऊपर जाके कोई कोई बांध सा दिया है, उनको कोई फोर्स करा गया है. नो, हाउ कैन वी टॉक अबाउट इस्लामिक लिबरेशन देन, जब इस्लाम अपने आप में लाइक कोई चेन नहीं है. एंड बियॉन्ड दिस इज लिबरेशन इवन अ गोल फॉर विच ऑल वुमेन और पीपल स्ट्राइव. क्या हर वुमेन को, हर लोग को लिबरेशन ही चाहिए? आर इमेंसिपेशन, इक्वालिटी, राइट्स पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज वी मस्ट यूज? To quote Sabah Mahmood writing about the women in Egypt who are seeking to become pious Muslims, the desire for freedom and liberation is a historically situated desire whose motivational force cannot be assumed a priori but needs to be reconsidered in life of others' desires. तो फ्रीडम, लिबरेशन ए प्रायरी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इंट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स, इंट्रिंसिक ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जिनका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता. ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर सिचुएशन पे, सर्कमस्टांस पे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और डिफरेंट है, but needs to be reconsidered in light of other desires, aspirations and capacities that inhere in a culturally and historically located subject. In other words, groups of people, in other words, might other desires be more meaningful for different groups of people? Living in close families, living in a godly way, living without war. I have done field work in Egypt for over more than 20 years, and I cannot think of a single woman I know, from the poorest rural to the most educated cosmopolitan, who has ever expressed envy of US women. Women they tend to perceive as bereft of community, vulnerable to sexual violence and social anomy, driven by individual success rather than morality, or strangely disrespectful of God. तो वो अपना खुद का पर्सनल एग्जाम्पल बता रही है कि वो खुद इजिप्ट में कम से कम 20 सालों तक रही है, और जो यूएस को लगता है कि उनकी वुमेन इतनी फ्री है, इजिप्ट में रहने वाली किसी वुमेन को नहीं लगता है कि यूएस की वुमेन बहुत फ्री है, या वो कभी इमेजिन नहीं करते कि उन्हें यूएस जैसी औरतों का फ्रीडम चाहिए. जबकि दूसरी तरफ उन्हें क्या लगता है कि यूएस में जो वुमेन रह रही है उनके पास मोरालिटी नहीं है, वो तो बस
उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो गॉड से डिसरिस्पेक्टफुल है, दे डोंट हैव एनी मोरालिटी, तो उनके अपने व्यूज़ हैं उसके बारे में. दैट डजंट मीन दैट यूएस वुमेन आर रॉन्ग, या दैट डजंट मीन दैट दे आर ऑल्सो रॉन्ग. So this is just a difference in different cultures which we need to take care of. So that is what is being talked about beyond the rhetoric of salvation. Let us return finally to my title, Do Muslim Women Need Saving? The discussion of culture, wailing and how one can navigate the shoals of cultural difference should put Laura Bush's self-congratulation about the rejoicing of Afghan women liberated by American troops in a different light. कि जो लॉरा बुश ने कंग्रेचुलेट किया था कि कंग्रेचुलेशंस, अफगानी विमेन अब फ्री हो चुकी है. आर दे रियली फ्री? क्योंकि क्या वो इसी फ्रीडम के लिए सोच रही थी, थिंक कर रही थी, या स्ट्राइव कर रही थी? It is deeply problematic to construct the Afghan women as someone in need of saving. उन्हें सेविंग की जरूरत ही नहीं थी पहली बात में. When you have someone, you imply that you are saving her from something. You're also saving her to something. What violences are entailed in this transformation, and what presumptions are being made about the superiority of that to which you are saving her? आप कैसे बोल सकते हो, आप उसको सेव कैसे कर सकते हो? How can you say कि आप सुपीरियर हो उससे? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि हम उसे सेव करें, मतलब हम उनसे सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है, तभी हम उन्हें सेव कर रहे हैं. तो प्रोजेक्ट्स ऑफ सेविंग अदर विमेन डिपेंड ऑन एंड री-इन्फोर्स अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बाय वेस्टर्नर्स, अ फॉर्म ऑफ एरोगेंस दैट डिजर्व्स टू बी चैलेंज. हमें चैलेंज करना पड़ेगा कि यू जस्ट बीइंग एरोगेंट, यू आर नॉट एक्चुअली सेविंग हिम और हर. ऑल वन नीड्स टू डू टू appreciate the patronizing quality of the rhetoric of saving women is to imagine using it today in the United States about disadvantaged groups such as African American women or working class women. कि यूएस में भी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, वर्किंग क्लास वुमेन है, जिनको डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहना पड़ रहा है. एंड सेविंग इज नॉट द अप्रोप्रिएट टर्म दैट हैज टू बी यूज्ड. As anthropologists, feminists, or concerned citizens, we should be wary of taking on the mantles of those 19th century Christian missionary women who devoted their lives to saving their Muslim sisters. One of my favorite documents from that period is a collection called Our Muslim Sisters, the proceedings of a conference of women missionaries held in Cairo in 1906. The subtitle of the book is A Cry of Need from the Lands of Darkness, interpreted by those who heard it. तो एक करेक्ट तरह से हमें उन्हें समझना पड़ेगा और उन्हें सुनना पड़ेगा, तभी हम उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन सकते हैं. और हमें उनको सेव नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट सुपीरियर टू देम, फ्रॉम देम. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू सेव देम इन द फर्स्ट प्लेस. One can hear uncanny echoes of their virtuous goals today, even though the language is secular, the appeals not to Jesus but to human rights or the liberal West. The continuing currency of such imagery and sentiments can be seen in their deployment for perfectly good humanitarian causes. In February 2002, I received an invitation to a reception honoring an international medical humanitarian network called Médecins du Monde, Doctors of the World, under the sponsorship of the French ambassador to the United States, the head of the delegation of the European Commission to the United Nations, and a member of the European Parliament. The cocktail reception was to feature an exhibition of photographs and the cliched title Afghan Women Behind the Veil. The invitation was remarkable not just for the colorful photograph of women in flowing burqas walking across the barren mountains of Afghanistan, but also for the text, a portion of which I quote. For 20 years, MDM has been ceaselessly struggling to help those who are most vulnerable, but increasingly thick veils cover the victims of the war. When the Taliban came to power in 1996, Afghan women became faceless. To unveil one's veils while receiving medical care was to achieve a sort of intimacy, find a brief space for secret freedom, and recover a little of one's dignity. In a country where women had no access to basic medical care because they did not have the right to appear in public, where women had no right to practice medicine, MDM's program stood as a stubborn reminder of human rights. Please join us in helping to lift the veil. Although I cannot take up here the fantasies of intimacy associated with unveiling, fantasies reminiscent of the French colonial obsessions to so brilliantly unmasked by Alaula in the colonial harem, I can ask why humanitarian projects and human rights discourse in the 21st century need rely on such constructions of Muslim women. कि क्यों, why is it कि वो वेलिंग को इतना ज़्यादा अनफ्रीडम के साथ, सप्रेशन के साथ रिलेट करते हैं कि तालिबान आए तो इसे women के चेहरे ढक गए, उनकी फ्रीडम चली गई. Could we not leave veils and vocations of saving others behind and instead train our sights on ways to make the world a more just place? we'll have to look beyond these things.
कि सिर्फ वेल हटा देना या ऐसा बोलना हमें इन्हें सेव करना है, हमें इन्हें बचाना है, हमें इसके बियॉन्ड जाना है. द रीजन रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस शुड नॉट बी confused with cultural relativism is that it does not preclude asking how we living in this privileged and powerful part of the world might examine our own responsibilities for the situation which others in distant places have found themselves. We do not stand outside the world looking out over this sea of poor, benighted people living under the shadow or veil of oppressive cultures. We are part of that world. So, it's high time now that we realize this. हम इसको पहचाने कि हम एक अलग पार्ट, हम एक अलग वर्ल्ड, वो एक अलग वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं. हम सभी एक ही वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें सारे डिफरेंट कल्चर्स है, सोसाइटीज और ट्रेडिशंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. Islamic movements themselves have arisen in a world shaped by the intense engagements of Western powers in the Middle Eastern lives. तो इस्लाम एज ए ट्रेडिशन भी जो इमर्ज हुआ है वो बिना इस वेस्टर्न वर्ल्ड के इंगेज नहीं हो पाता. A more productive approach, it seems to me, is to ask how we might contribute to making the world a more just place. A world not organized around strategic military and economic demands, a place where certain kinds of forces and values that we may still consider important could have an appeal, and where there is the peace necessary for discussions, debates, and transformations to occur within communities. We need to ask ourselves what kinds of world conditions we could contribute to making such that popular desires will not be overdetermined by an overwhelming sense of helplessness in the face of forms of global injustice. Where we seek to be active in the affairs of distant places, can we do so in the spirit of support for those within those communities whose goals are to make women's and men's lives better? As you know, that is what our goal should be. कि बस ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ जो एक कंट्री दूसरे पर अटैक कर रही है, कॉलोनाइज कर रही है, उसमें वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, देन मेकिंग अप स्टोरीज. नो, व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस कि एक ऐसा वर्ल्ड जो ज़्यादा जस्ट है, जो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए फेयर है. हम अभी भी अपने वैल्यूज़ को वैल्यू करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरालिटी, अ प्लेस वेयर दीज थिंग्स ऑल्सो होल्ड अ position. Even Rawad, the now celebrated Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, which was so instrumental in bringing to US women's attention the excesses of the Taliban, had opposed the US bombing from the beginning. They do not see it in Afghan women's salvation but increased hardship and loss. कि जो US क्लेम कर रहा है कि हाँ उसने अफगानिस्तान को बॉम्ब किया, it saved women. Even the Revolutionary Women's Association of the Afghanistan Women, वो एसोसिएशन जो विमेन राइट्स के लिए काम कर रही है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया कि यूएस की बॉम्बिंग से, अफगानिस्तान पे अटैक से सिर्फ विमेन की प्रॉब्लम्स बढ़ी है. सो they have long called for disarmament and for peacekeeping forces. Spokespersons point out the dangers of confusing governments with people, the Taliban with innocent Afghans who will be most harmed. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. देयर इज अ डिफरेंस. एक गवर्नमेंट अलग है और उस कंट्री में रहने वाले लोग अलग है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. दे कंसिस्टेंटली रिमाइंड ऑडियंसेस टू टेक अ क्लोज लुक एट द वेज पॉलिसीज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑयल इंटरेस्ट. ये सारी चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए. ये जो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं या तो रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं, ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं. एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग. ये हिस्ट्री में बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल जाएगी. चाहे हम ईरान का देख ले, ईरान का न्यूक्लियर डील देख ले, उसके ऊपर ऑपरेशन जो ईरान प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, फॉरगेटिंग द डेजर्ट स्टॉर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग रिलेटेड टू दैट, वो देख ले. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद द वेल इवन दो दे आर द मोस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट वर्किंग फॉर सेक्युलर डेमोक्रेटिक. और अफगानिस्तान जो विमेन के लिए काम कर रही है, जो विमेन एसोसिएशन है, वो भी वेल के साथ इतना ऑब्सेस नहीं कि बुर्का हटाओ, वेल हटाओ, बुर्का हटाओ, वेल हटाओ. नो, unfortunately only their messages about the excesses of the Taliban have been heard, even though their criticisms of those in power in Afghanistan have included previous regimes. तालिबान के पहले भी previous regimes ने भी women के ऊपर atrocities करी है. A first step in hearing their wider message is to break with the language of alien cultures. हम लोग एक कल्चर को दूसरे कल्चर के लेंस से नहीं देख सकते. हमें बहुत स्मार्टली we'll have to distinguish
दोनों कल्चर्स को हमें रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें राइट एंड रॉन्ग का भी ध्यान रखना पड़ेगा. मिशनरी वर्क एंड colonial feminism belong in the past. Our task is to critically explore what we might do to help create a world in which those poor Afghan women, for whom the hearts of those in the civilized world break, can have safety and decent life. Missionary work, किसी को सेव करना, किसी को बचाना, that's a thing of the past. That doesn't exist. आपके पास, you don't have the power to save anybody else, and you should not have the power. And colonial feminism, कि colonizers जो बोलते हैं कि they are the ones जो feminism, equality, justice prevail कर रहे हैं, women की conditions improve करे, these are the things of the past. इन्हें remove करके we have to be mindful of what we are doing, ताकि हम हर्ट भी ना करें किसी को, और साथ ही साथ उनके कल्चर को मेंटेन भी रख सकें, एंड उन्हें वो जस्टिस ला के दे जो वो चाहते हैं, वो फ्रीडम दे जिस फ्रीडम को वो चाहते हैं, नॉट हमारा आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस उनके ऊपर फोर्स करना.